दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि को एकदम अच्छे से समझेंगे। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप मैथ में कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपको विलोपन विधि हमेशा के लिए समझ आ जाएगा। ये वीडियो पूरे यूट्यूब पर सबसे आसान वीडियो है विलोपन विधि सिखाने के लिए। मैंने कई वीडियो देखा लेकिन इससे आसान किसी ने नहीं समझाया है। जो बच्चा इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर नहीं समझ पाता तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि उसे कोई भी टीचर नहीं समझा सकता, क्योंकि कोई भी टीचर इतना आसान और इतना डिटेल में नहीं समझाता है। तो आप अपने आप को लकी समझिए कि ये वीडियो आप तक पहुँची है, चाहे जैसे भी पहुँची हो। इसलिए इस वीडियो का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में मैंने 3 सवाल लिया है। तो इस पहले और इस दूसरे सवाल को तो मैं खुद हल करूँगा, ठीक है। लेकिन ये जो तीसरा सवाल है इसको आप लोग खुद हल करके इसका आंसर कमेंट में मुझे बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस पहले वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 2x + 3y = 13 और 4x - 2y = 2, ठीक है। हमें इन दोनों को विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही हमेशा 2 समीकरण दिया जाएगा। इस पहले समीकरण में देखिए एक्स वाई है, इस दूसरे वाले में भी एक्स वाई है, ठीक है। तो इस पहले वाले समीकरण को हमें हमेशा समीकरण 1 बोल देना है और इस दूसरे वाले का नाम समीकरण 2 ऐसे रख लेना है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो देखिए अब हमें इसके बाद यहाँ पर x के पहले 2 है और यहाँ पर x के पहले 4 है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि इस पहले वाले संख्या को बराबर करना है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, दोनों अलग अलग है, तो हमें इन दोनों को बराबर करना है, ठीक है। तो देखिए एक रूल होता है कि कोई भी समीकरण हो उस पूरे समीकरण में किसी एक ही संख्या से गुणा कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ तो 4 से इस पूरे में गुणा कर सकता हूँ, 3 से इस पूरे में गुणा कर सकता हूँ। यानी कोई एक संख्या आपको चुनना है जिससे आप पूरे समीकरण में गुणा कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि इन दोनों संख्याओं को बराबर करना। तो देखिए बराबर करने में आपको दिमाग नहीं लगाना, एकदम सिंपल काम मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर x के पहले 4 है तो 4 का ऊपर गुणा कर लीजिए, यानी इस पहले समीकरण में। और यहाँ पर x के पहले 2 है तो 2 का नीचे वाले समीकरण में गुणा करिए, ये पहला वाला बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको दिमाग नहीं लगाना, हमेशा यही काम करना है, ठीक है। तो अब हम 4 का इस पूरे समीकरण में गुणा करते हैं। तो 4 का 2 में गुणा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। x है तो x लिख लीजिए, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। फिर 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 4 × 3 = 12 हो गया। y है तो y लिख लीजिए, ठीक है। बराबर है तो बराबर हो जाएगा। अब 4 का 13 में गुणा करेंगे तो 13 × 4 = 52, ठीक है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब नीचे भी गुणा कर लेते हैं। तो 2 × 4 = 8 हो जाएगा और यहाँ पर x है तो x हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए, 2 दूना 4 y हो जाएगा। बराबर है तो बराबर लिखिए, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने गुणा किया तो ये दोनों बराबर हो गया, 8 और 8, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर गुणा इसीलिए करते हैं ताकि ये पहला वाला बराबर हो जाए, बस हमारा यही उद्देश्य रहता है, ठीक है। अब देखिए ये पूरा समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, तो इसको हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं और इसको समीकरण 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गुणा कर लेने के बाद अब हमें ये जो समीकरण 3 और 4, ये जो नया समीकरण मिला है, अब हमें समीकरण 3 में से 4 को घटाना होता है, ठीक है। तो घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे एक बड़ा सा लाइन खींच लेंगे, ठीक है। अब हमें समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाना है, यानी कि समीकरण 4 में ये जो तीनों संख्या है ना, इसके चिन्ह बदल जाते हैं घटाते समय, और हम लोग हमेशा घटाते ही हैं, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला समीकरण है, देखिए यहाँ पर 8 है, 8 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस छुपा है, ठीक है। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 4 के पहले माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 4 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, ये आपका माइनस हो जाएगा। यानी आप लोग एक रूल याद रख लीजिए, कोई भी संख्या अगर लिखा हो, अगर उसके पहले प्लस या माइनस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसके पहले प्लस का चिन्ह छुपा हुआ रहता है, ठीक है।
तो हमेशा हम लोग घटाते ही हैं। समीकरण 3 में से 4 को घटाएंगे तो ये नीचे वाला चिन्ह मतलब समीकरण 4 का चिन्ह बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए यहाँ तक तो बच्चे बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद बच्चे गलती शुरू कर देते हैं। इसीलिए मैं आपको बेसिक नियम बता देता हूँ, उसके बाद इसके बाद मैं हल कराऊंगा। ठीक है। मैं अब से जो भी चीज़ बताने वाला हूँ आप उनको अच्छे से समझिए। आपको ये बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना कि मैं आपको ये क्या सिखा रहा हूँ, आपको ये नहीं सोचना है। मैं जितना बताता हूँ बस आप उतना ध्यान से समझिए, क्योंकि मैंने वीडियो बनाने से पहले ही सोच लिया है कि आपको विलोपन विधि सिखाने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, मैं वही चीज़ सिखाऊंगा। ठीक है ना। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे बेसिक बताता हूँ। ठीक है। तो ये देखिए गणित का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। ये नियम क्या कहता है, अगर प्लस प्लस का चिन्ह है तो प्लस प्लस मिल के प्लस बनता है, यानी संख्याओं को जोड़ते हैं। और अगर माइनस माइनस का चिन्ह है तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी माइनस माइनस का चिन्ह रहेगा तब भी जोड़ते ही हैं। ठीक है। और अगर प्लस माइनस या माइनस प्लस हो तो हम संख्याओं को घटाते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस भी माइनस होता है। ठीक है। अब इस नियम का यूज हम कैसे करते हैं देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि 8 माइनस 2, 8 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, तो ये 6 आएगा। ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें कौन सा नियम लगा, इसमें यही नियम लग करके ये 6 आंसर आया है। बिल्कुल वैसे ही मैंने आपसे पूछा ये वाला -8 + 2, इसको हल करके क्या आएगा। तो देखिए माइनस प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है, यानी घटाते हैं संख्याओं को। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस, तो हम 8 में से 2 को घटाएंगे। माइनस प्लस है तो हम घटाएंगे, तो 8 में से 2 घटा 6 हो गया। अब बहुत बच्चे इसी को आंसर बोल देंगे, लेकिन ये आंसर नहीं है। हर एक संख्या के पहले कोई ना कोई चिन्ह होता है, या तो प्लस या माइनस। तो वैसे ही 6 के पहले प्लस या माइनस होगा कि नहीं, कौन सा चिन्ह लिखें। तो इन दोनों में जो बड़ा है वही चिन्ह यहाँ पर आएगा। तो 2 बड़ा है कि 8, 8 बड़ा है तो 8 के पहले माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। यानी सिंपल समझ लीजिए कि चिन्हों को देख करके हम जानते हैं कि हमें घटाना है कि जोड़ना है। यहाँ पर घटा या जोड़ने के बाद जो संख्या आता है उसके पहले कौन सा चिन्ह लगेगा, इन दोनों में जो बड़ा है उसके पहले वाला चिन्ह लगेगा। ठीक है। बिल्कुल वैसे यहाँ पर देखिए माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होता है, यानी घटाते हैं। यानी कि यहाँ पर 3 है और 7 है, माइनस प्लस है तो घटाइए, तो बड़ी में से छोटी घटाते हैं हमेशा। तो 7 में से 3 घटेगा, ये आपका हो जाएगा 4। ठीक है। अब 4 के पहले कौन सा चिन्ह लगेगा, इन दोनों में जो बड़ा है। तो 3 बड़ा है कि 7, 7 बड़ा है और 7 के पहले कौन सा चिन्ह है, प्लस। तो यहाँ पर प्लस लिखें या ना लिखें बात एक ही है, क्योंकि प्लस न लिखेंगे तभी छुपा ही रहता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी संख्याओं को जोड़ते हैं। तो माइनस माइनस है तो हम संख्याओं को जोड़ेंगे, तो 2 4 क्या होता है, 6 होता है जोड़ करके। ठीक है। अब इसके पहले कौन सा चिन्ह लगाएंगे, जो इन दोनों में बड़ा है। तो 2 बड़ा है कि 4, 4 बड़ा है और 4 के पहले माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब हम इसको ज़रा देख लेते हैं। अब देखिए इस चौथे सवाल को देखते हैं, 6 - 6। अब बहुत बच्चे कहेंगे कि 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 आएगा। ठीक है। लेकिन इसमें कौन सा नियम लग रहा है, तो देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर संख्या के पहले कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस होगा। तो प्लस माइनस है तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी घटाएंगे। तो 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब 0 के पहले प्लस लिखे कि माइनस, तो इन दोनों में जो बड़ा रहेगा वही तो चिन्ह लिखेंगे। तो ये तो दोनों बराबर है, 6 6। तो अब यहाँ पे महत्वपूर्ण नियम सीख लीजिए कि जब भी हल करके 0 आ जाए तो उसके पहले चिन्ह लगाने में ध्यान हमें नहीं देना है। क्यों नहीं ध्यान देना है, क्योंकि -0 बोलिए चाहे +0 बोलिए, दोनों का मतलब 0 ही होता है। यानी जब भी 0 आ जाए तो चिन्ह लगाने पर ध्यान देना ही नहीं है आपको। ठीक है। वैसे इसको देखिए माइनस प्लस, तो माइनस प्लस है तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी घटाते हैं। तो 4 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा, 0 आएगा। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, हमें चिन्ह लगाने पर ध्यान देना ही नहीं है। जब भी 0 आ जाए बस चिन्ह लगाना नहीं है। तो आई होप आपको इतना बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है। तो मेरा ये मेन उद्देश्य नहीं था समझाना, मैं आपको एक्स वाला समझाऊंगा, क्योंकि वही तो विलोपन में काम आता है।
अब यहाँ पर एक एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि देखिए, जब भी कोई संख्या लिखा हो और संख्या के तुरंत बाद अंग्रेजी का अक्षर लिखा हो, ABCD XYZ कुछ भी, तो ये संख्या हो गया, ये ABCD वाला हो गया। अगर इन दोनों के बीच में अगर प्लस माइनस गुणा भाग कोई चिन्ह ना हो तो हमेशा गुणा माना जाता है, ठीक है। वैसे ही देखिए यहाँ पर -5 है और ये y है, अंग्रेजी का अक्षर, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा? गुणा माना जाएगा, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में रखे रहिए। चलिए यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम लोग यहाँ पर x वाला समझ लेते हैं। देखिए -8 + 2, मैंने अभी आपको बताया इसको हल करके क्या आएगा, -8 + 2, इसको हल करके -6 आता है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने सवाल ये बना दिया, मैंने सवाल वही लिखा है, अब मैंने यहाँ पर x लगा दिया, यहाँ पर भी x लगा दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखिए सवाल बिल्कुल वही था, बस x मैंने बढ़ा दिया, तो इसको हल करके क्या आएगा? तो इसको भी हल करके -6 ही आएगा, बस यहाँ पर x बढ़ा है तो इसमें x बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको हल करके इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें मैंने यहाँ पर y लगा दिया, सवाल देखिए बिल्कुल वही है, ठीक है। यहाँ y लगा दिया, यहाँ पर भी y लगा दिया, तब इसको हल करके क्या आएगा? तो इसको हल करके अभी भी -6 ही आएगा, लेकिन y मैंने बढ़ाया है तो यहाँ पर y बढ़ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर बीच में कुछ नहीं है तो गुणा ही है, यहाँ पर गुणा ही है, ठीक है। तो ये मन में रखना है, ऐसे गुणा का चिन्ह नहीं बनाना है, ठीक है। अब देखिए सवाल बिल्कुल वही है, मैंने मान लीजिए मैंने यहाँ पर x लगा दिया और यहाँ पर y लगा दिया। अब इसको हल करके क्या आएगा? क्या अभी भी -6 ही आएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए आप हमेशा याद रखिए, अगर x यहाँ पर जो लिखा है बिल्कुल यहाँ पर वही लिखा है, तब तो इसको हल करके दोनों मिला करके एक संख्या आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सेम लिखा, यहाँ पर सेम, तो दोनों मिला करके एक संख्या आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर संख्या के बाद दोनों अलग अलग हो गया, तब ये दोनों मिल करके एक संख्या आंसर नहीं बनेगा, ये पूरा का पूरा उतर जाएगा। यानी कि ये हल होगा ही नहीं, तभी तो पूरा उतर रहा है, ठीक है। ये सवाल बिल्कुल वही है, इसको हल करके -6 आएगा। लेकिन मान लीजिए मैंने अब यहाँ पर x लगा दिया, यहाँ पर कुछ नहीं लगाया, तो इसको हल करके यहाँ पर क्या आएगा? तो याद रख लीजिए यहाँ पर संख्या के बाद x है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो फिर अभी भी तो अलग अलग ही है, तो अलग अलग है तो क्या होगा? फिर से उतर जाएगा। यानी कि ये x वाला जो नियम है ना, बिल्कुल यही वाला नियम है, बिल्कुल यही वाला नियम है, ठीक है। अगर ये वाला नियम आता है तो ये वाला आप आसानी से लगा सकते हैं। बस आपको ध्यान देना क्या है कि दोनों में x अगर है तो हम -8 + 2 हल करके इतना लाएंगे और x लगा देंगे बाद में। बस दोनों सेम रहना चाहिए, दोनों अलग अलग हो गया तो पूरा का पूरा उतर जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए 6 में से 6 घटाने पर 0 आता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए मैंने यहाँ पर x लगा दिया, यहाँ पर भी x लगा दिया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसको हल करके क्या आएगा? तो देखिए अब भी 0 ही आएगा, लेकिन x मैंने लगाया है तो यहाँ पर x हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, ये 0x है, ये संख्या हो गया, ये अंग्रेजी का अक्षर, बीच में कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा? गुणा माना जाएगा। अब बताइए 0 का आप किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ये तो हमेशा 0 ही आता है। 0 का किसी चीज़ में गुणा करिए, चाहे संख्या में चाहे ABCD में, हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। तो देखिए यानी कि 0x का मतलब हो गया 0, यानी कि आप याद रख लीजिए कि जब भी 0 आएगा तो आपको 0 के बाद XY कुछ नहीं लिखना है, ना ही चिन्ह लगाने पर ध्यान देना है। अगर 0 आ गया है तो केवल 0 ही लिखिए, ठीक है। अब इसको हल करके बताइए क्या आएगा? तो देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर y है, इसमें भी y है, दोनों में y है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है -2, यहाँ पर लिखा है -4, यानी इसको हल करके लिख लीजिए और y लगा दीजिए बाद में। तो -2 और -4 हल करके क्या आता है? भाई आपने यही तो नियम अभी देखा, माइनस माइनस रहता है तो क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, ठीक है, और चिन्ह बड़े वाले का लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो -2 -4 कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, और 4 बड़ा है तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि -6 हो जाएगा। दोनों में y है तो y लग जाएगा। यानी आप इसको हल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब बताइए इसको हल करके क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, यानी दोनों अलग अलग है, यानी कि पूरा का पूरा वैसे ही उतर जाएगा। ये दोनों मिला करके एक संख्या नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर दोनों सेम रहेगा तो ये दोनों मिला करके एक संख्या बन जाएगा। इसको मुझे बताइए 8 - 2 ये भी पूरा उतर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संख्या के बाद और यहाँ पर संख्या के बाद दोनों अलग अलग है।
तो ये पूरा का पूरा उतर जाएगा। बहुत बच्चे इसको ऐसे कर देंगे, 8 में से 2 घटेगा 6y कर देते हैं, जो कि गलत है। अगर यहाँ y रहता तब ना 6y होता। मुझे पता है कि इस समय अधिकतर बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा होगा। वो ये सोच रहे होंगे कि मैं विलोपन विधि देखने के लिए आया हूँ और यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ। लेकिन मेरे भाई, इस बात को ध्यान से समझिए कि विलोपन विधि अगर आपको अच्छे से सीखना है तो ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपको नहीं आएगा तो विलोपन विधि भी कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो जितना भी बताऊँ बस आप उनको ध्यान से देखिए, ठीक है। विलोपन विधि बहुत चुटकियों का खेल है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ समीकरण हल करना, ठीक है। बस यही लास्ट है, इसके बाद आप सवाल लगाना सीख जाएंगे विलोपन विधि से, ठीक है। तो देखिए अब हम सीखेंगे समीकरण हल करना, ठीक है। तो यहाँ पर 5 सवाल है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ समीकरण हल करने का मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर 5 सवाल है। पहला सवाल है x + 2 = 5। दूसरा सवाल ये रहा, तीसरा सवाल ये। इस पहले सवाल में ज़रा ध्यान से देखिए, सब संख्या है केवल एक ही अंग्रेजी का अक्षर x है। दूसरे सवाल में सब संख्या है केवल एक ही अंग्रेजी का अक्षर x है। इसमें भी सब संख्या है केवल एक ही अंग्रेजी का अक्षर y है। लेकिन विलोपन विधि में जो सवाल था उसमें तो भाई यहाँ पर x y दो अंग्रेजी का अक्षर है, ठीक है। तो वैसे इस सभी में मिलेगा, इन सभी में केवल एक ही अंग्रेजी का अक्षर है और एक ही समीकरण है, दो समीकरण नहीं है। तो समीकरण, जैसे मान लीजिए ये पहला सवाल है, तो इस समीकरण को हल करने का मतलब क्या होता है। तो देखिए इस समीकरण को हल करने का मतलब ये होता है कि सब संख्या है केवल एक ही अंग्रेजी का अक्षर है, तो इस अंग्रेजी वाले अक्षर के जगह पे कौन सी संख्या रखें कि ये दोनों बराबर हो जाए, वही हल कहलाता है इसका, ठीक है। जैसे देखिए इस x वाले जगह पे मैं क्या रखूं, इस x वाले जगह पे अगर मैं 1 रखता हूं, 1, तो ये 1 + 2 बराबर ये 5 हो जाएगा। और 1 + 2 3 होता है, 3 = 5। बताइए 3 और 5 बराबर होता है क्या? नहीं, यानी कि ये एक आंसर नहीं है, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं x के जगह पे 3 रख दूं, x के जगह पे 3 रखूं तो ये 3 + 2 = 5 हो जाएगा। अब 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ये 5। अब देखिए दोनों बराबर आ रहा है, तो मैंने x के जगह पे 3 रखा तभी तो बराबर आ रहा है, यानी कि x = 3 इसका आंसर है, इस पहले वाले सवाल का आंसर है, ठीक है। वैसे ही इस दूसरे वाले सवाल में इस x के जगह पे कौन सी संख्या रखें कि दोनों तरफ बराबर हो जाए, वही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर मैं x के जगह पे 7 रख दूं, 7, तो 7 में से 4 घटेगा 3 हो जाएगा, 3 = 3 बराबर हो जा रहा है, यानी दूसरे वाले का आंसर x = 7 है। अगर मैं 7 के अलावा कुछ दूसरा रखूं तो बराबर नहीं होगा। अब देखिए इस तीसरे वाले सवाल में ज़रा देखिए, इस तीसरे वाले सवाल में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर y है, संख्या है, ये अंग्रेजी का अक्षर, बीच में कुछ नहीं तो क्या माना जाएगा? गुणा माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए सब संख्या यहाँ पर अंग्रेजी का अक्षर है, तो इस अंग्रेजी के अक्षर वाले जगह पे कौन सी संख्या रखें कि दोनों बराबर हो जाए। जैसे देखिए ये आपका है 2 × y = 8, तो इस y के जगह पे देखिए हमेशा अंग्रेजी वाले अक्षर के जगह पे ही संख्या रखते हैं, तो इसके जगह पे कौन सी संख्या रखें कि बराबर हो जाए। अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ, 3, तो 2 × 3 = 8 हो जाएगा, और 2 × 3 = 6 = 8। बताइए 6 8 बराबर होता है क्या? नहीं, गलत। लेकिन अगर मैं y के जगह पे 4 रख दूं, 4y के जगह पे, तो 4 दूना 8 = 8 बराबर हो जा रहा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा y = 4। तो देखिए अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि समीकरण को हल करने का मतलब क्या होता है, और ये सब आंसर निकलता जा रहा है। पहले वाले का आंसर इतना है, दूसरे वाले का आंसर ये है, तीसरे वाले का आंसर ये है, ठीक है। लेकिन इसको लगाने का एक तरीका होता है, सभी सवालों में ऐसे डायरेक्ट आप नहीं बता सकते हैं, तो इनको लगाने का तरीका आपको सीखना है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट तरीका है, ये सब आंसर है, याद रखिएगा आंसर है। तो चलिए अब मैं तरीका बताता हूँ, उस तरीके से हर सवाल लग जाएगा, कठिन से कठिन सवाल भी। तो पहला सवाल क्या है? x + 2 = 5। तो पहला सवाल है x + 2 = 5, ठीक है। तो देखिए हमें x का मान निकालना है ना, आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। तो बराबर के इधर x अकेला है, यानी कि बराबर के इधर x हमें अकेला करना है। अब x अकेला कैसे होगा? एकदम सिंपल सा रूल याद रखिए, बराबर के इधर x अकेला करना है ना, तो बराबर के इधर जितना भी संख्या है सब संख्या को बराबर के इधर भेज दिए, खुद ही अकेला हो जाएगा x, ठीक है। तो ये हो जाएगा x = ये 5। अब देखिए इस 2 को बराबर के इधर भेजेंगे तभी तो x अकेला होगा।
तो अब रूल होता है, दूसरी तरफ भेजते हैं तो रूल होता है। देखिए यहाँ पर +2 है तो उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी प्लस प्लस रहता है तो वो माइनस होता है। ठीक है, यहाँ पे ये रूल आप समझिए। तो देखिए यहाँ पर +2 है तो उधर आएगा तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 5 में से 2 घटेगा 3 और यही आपका आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने डायरेक्ट भी वही आंसर निकाला था। चलिए अब हम दूसरे सवाल को देख लेते हैं। तो दूसरा सवाल क्या है, x - 4 बराबर 3। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा सवाल। इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर x निकालना है तो हम क्या करेंगे, बराबर के इधर x अकेला करेंगे। अकेला करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 4 को इधर भेजना पड़ेगा। तो 4 के पहले माइनस है तो उधर जाके ये हो जाएगा +4। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए जब हम लोग दूसरे के घरों में जाते हैं तो हम लोग थोड़ा तैयार होकर के जाते हैं, यानी कि बदल करके जाते हैं। हम लोग घर पे जैसे रहते हैं वैसे डायरेक्ट दूसरे घरों पर नहीं जाया करते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही देखिए बराबर की इधर ये दूसरा घर है और बराबर की इधर ये दूसरा घर है। दूसरी तरफ जाने पे ये बदलाव होता है, प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, इनको जोड़ करके 7 आएगा तो ये आपका आंसर है। देखिए मैंने वैसे भी आंसर निकाला था डायरेक्ट। ठीक है ना, तो इस तरह से। चलिए अब हम इस तीसरे सवाल को देख लेते हैं। तो तीसरा सवाल क्या है, 2y बराबर 8। तो ये हो जाएगा 2y बराबर 8। ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पर अब हमें 2 को बराबर किधर भेजना पड़ेगा। ठीक है, और हमें y चाहिए तो y को अकेला करने के लिए 2 को उधर भेजेंगे। तो याद रखिए 2 और y के बीच में क्या है, गुणा है। तो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा ऐसे करके। यानी कि अगर गुणा में कोई संख्या है, अंग्रेजी वाले अक्षर के साथ कोई संख्या गुणा में है तो वो भाग में नीचे आ जाता है इस तरह से। अब y अकेला हो गया। अब देखिए जब भी ये बटे में ऐसे बटे में 8/2 ये बटा में आ गया तो इसको काटने का नियम होता है। यहाँ पर जो दोनों संख्या है ना, हम लोग ऐसा संख्या खोजेंगे कि जिसके पहाड़ा में ये दोनों आता उसी से काट सकते हैं। तो 2 के पहाड़ा में ये भी आता है, ये भी आता है। 2 एकम 2, 2 चौक 8। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो दोनों आ जाएगा, यानी 2 से हम इसको काट सकते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 चौक 8 काटने का भी नियम होता है। तो y बराबर हो जाएगा 4/1। ठीक है, अब यहाँ पे एक रूल याद रख लीजिए कि अगर बटा के नीचे 1 हो तो उस 1 को हटा सकते हैं, कोई मतलब नहीं होता। यानी y बराबर 4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यही मान लीजिए अगर बटा के ऊपर 1 हो तब इसको नहीं हटा सकते हैं, तब ये 1/4 ही आंसर होगा। केवल बटा के नीचे 1 हो तभी 1 को हटा सकते हैं। बटा के ऊपर 1 जाता है तो उस 1 को नहीं हटा सकते हैं। ठीक है ना, तो y बराबर 4 आंसर आ गया और डायरेक्ट तरीके से भी y बराबर 4 आया था आंसर। तो इतना आपको समझ आ गया। अभी ये चौथा सवाल बचा है। तो चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है -6x बराबर 12। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें डायरेक्ट तरीका लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो इस x के जगह पे ऐसी कौन सी संख्या रखें कि दोनों तरफ बराबर आ जाए। ठीक है, तो एक रूल याद रख लीजिए, -2 और -3 अगर इनका गुणा करना हो तो क्या आएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस का गुणा करके प्लस होता है, तो माइनस माइनस का गुणा करके ये प्लस हो जाएगा और 2 3 6, यानी इनका गुणा करके 6 आता है, क्योंकि प्लस तो हटा भी सकते हैं। ठीक है ना, तो वैसे ही देखिए अगर x के जगह पे मैं -2 ले लूँ तो -6 और -2 का गुणा करके +12 आ जाएगा, यानी यही इसका आंसर है। ठीक था, ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया, ये डायरेक्ट तरीका हो गया x बराबर -2। लेकिन इसको लगाते कैसे हैं, तो देखिए बिल्कुल वही तरीका भाई, ये -6 ये -6 फिर गुणा में x बराबर 12 ऐसे ही है ना। तो अब इस -6 को बराबर को उधर भेजिए तो x बराबर हो जाएगा 12 बटे, ये गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा, ये -6 हो जाएगा। ठीक है ना, ये -6 नीचे आ जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा 12/6। माइनस नीचे नहीं रहने देते, इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये माइनस को ध्यान मत दी, ये जो 12/6 ये बटा में है, तो बटा वाला काटने का नियम मैंने क्या बताया था कि किसी एक ही संख्या के पहाड़ा में दोनों आना चाहिए, तो उसी संख्या से काट सकते हैं। तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये दोनों आ जाएगा, तो हम 6 से काट सकते हैं। ठीक है, वैसे ये 3 के पहाड़ा में भी दोनों आ जाएगा, हम 3 से भी काट सकते हैं, लेकिन हम लोग बड़ा संख्या चुनते हैं ताकि तुरंत कट जाए। तो 6 से काटिए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो x बराबर ये 2/1 तो आ गया, लेकिन माइनस को भी साथ में लेना है। ठीक है, अब बटा के नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, उसको हटा देते हैं, मैंने बताया था आपको। तो x बराबर -2 यही आपका आंसर है। देखिए डायरेक्ट से भी वही आया था, ऐसे भी वही आ रहा है। आप यहाँ पे बस नियम सीखिए, ये नियम कैसे
ये इसके बाद यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा, क्योंकि यही विलोपन विधि में लगेगा। चलिए एक और लास्ट सवाल देख लेते हैं, ये वाला 2y+9 2y+9 बराबर 13, ठीक है ना। तो इसको ज़रा देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें y चाहिए, y को अकेला करना पड़ेगा, तो y के साथ में 2 भी गुणा में है, तो सबसे पहले 2y को अकेला करिए, बराबर की इधर, तो 9 को उधर भेजना पड़ेगा, तो 2y बराबर हो जाएगा 13 प्लस 9 उधर जाके क्या हो जाएगा -9, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 13 में से 9 घटाएंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से y तो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल ऐसा हो गया तीसरे चौथा जैसा, ठीक है। तो बीच में कुछ नहीं तो गुणा है, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 4/2, यही 2 तो नीचे आया है। अब 2 के पहाड़ा में दोनों आता है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ से y बराबर 2 आ जाएगा, यही आपका आंसर है। आप देख भी सकते हैं y की जगह पे अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 और 4 में 9 जोड़ेंगे तो 4 9 13, देखिए दोनों तरफ बराबर आ जा रहा है। अगर मैंने जो भी समझाया अगर आपको उतना समझ आया है तो समझिए अब आप विलोपन विधि बहुत आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए सवाल यही था पहला वाला, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। कि मैंने क्या किया। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2 का नीचे और 4 का ऊपर गुणा किया, ठीक है। पूरे समीकरण में गुणा करना होता है, ये नहीं कि केवल इसी में गुणा कर दें, पूरे यहाँ तक करना पड़ेगा, ठीक है। और ये गुणा क्यों किया जाता है, ये पहला वाला संख्या बराबर करने के लिए बस, ठीक है। अब ये जो चौथा समीकरण होता है ना, हमेशा 3 में से 4 को घटाते हैं, तो घटाने के लिए ये जो नीचे वाला होता है इसके सभी चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ज़रा समझिए, अब हम ये प्लस चिन्ह नहीं लेंगे, हम ये वाला चिन्ह लेंगे। यहाँ पर समझिए कि प्लस के जगह पे ये वाला आ गया है चिन्ह, और यहाँ पर माइनस के जगह समझिए ये आ गया है, और यहाँ पर प्लस के जगह ये आ गया है, ठीक ना। ये इसीलिए लिखा जा रहा है, यानी कि इस वाले चिन्ह का कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम इसको उतार लेते हैं, ऊपर ये 8x हो गया, 8x लिखिए, और फिर नीचे क्या हो जाएगा -8x, ऐसे लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या है +12y, अगर यहाँ पर देखिए +12y, तो ये +12y हो गया, अगर माइनस रहता तो -12y लिखते हैं। फिर ये हो जाएगा +4y, ये हो जाएगा +4y, यानी मैंने बराबर के इधर वालों चारों चीज़ों को लिख लिया यहाँ पर। अब बराबर है तो बराबर लिखिए, अब बराबर के इधर इन सबको लिखिए, तो ये 52 है तो 52 लिखिए, फिर ये -4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x है, इसमें भी x है, यानी कि ये दोनों हल होके एक संख्या में आंसर आएगा। अब यहाँ पर बिल्कुल वही रूल लगेगा जो हमने शुरू में देखा था। तो आप मुझे बताइए 8x - 8x ये हल के 0 नहीं आएगा। ये जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर 6x - 6x ये 0 आता है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि 0 का मतलब तो कुछ नहीं होता, इसीलिए इसको हम ऐसे काट देते हैं, यानी 0 ही आएगा। अब देखिए ये y है, तो दोनों में जब y है तो ये दोनों मिल करके आंसर एक ही बनाएगा। तो अब मुझे बताइए यहाँ पर +12y और +4y क्या आएगा आंसर, तो प्लस 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 होता है, यानी 12 4 16 हो जाएगा, और दोनों में y है तो y रहेगा। अब इसके पहले कौन सा चिन्ह आएगा, दोनों में जो बड़ा है, तो 12 बड़ा है तो प्लस लगाएंगे, तो यहाँ पर प्लस लिखिए या ना लिखिए बात एक ही है, क्योंकि प्लस छुपा रहता है। अब ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 52 में से 4 घटाएंगे क्या आ जाएगा, ये 48 आ जाएगा। देखिए यहाँ तक तो हल करना बहुत ही आसान है। अब इसके बाद आपको केवल समीकरण हल करना रहता है बस। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने समीकरण, यहाँ पे अब समीकरण बन गया, अब यहाँ से y निकाल लीजिए, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी y बता सकते हैं। अब इसके बाद आपका इस तरह का सवाल बन गया समीकरण हल करने वाला। देखिए सब संख्या है, केवल एक ही अंग्रेजी का अक्षर है y, तो y के जगह पे कौन सी संख्या रखें कि दोनों तरफ बराबर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए y के जगह अगर हम 3 रख दें, y के जगह 3, तो ये भी 48 हो जाएगा, 16 3 48, और ये भी 48 है। तो ये तो डायरेक्ट आंसर है, लेकिन आपको डायरेक्ट आंसर नहीं निकालना है, ठीक ना। मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा। यहाँ से y बराबर हो जाएगा 48, बीच में गुणा है तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे ऐसे करके। लेकिन आपको डायरेक्ट अगर आता है तो ये वाला टेक्निक याद हो जाएगा आपको ऑटोमेटिक। अब देखिए 16 के पारा में दोनों आ जाता है, 16 कम 16, 16 3 48, तो y बराबर हो जाएगा 3/1। मैंने आपको बताया कि बटा के नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, यानी y बराबर 3 आ गया, यही आपका आंसर है। लेकिन हमें इसको हल करके x और y दोनों बताना है, तो अभी तो y निकला है, तो अब जब y निकल गया तो समझिए x भी निकल जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर।
y बराबर 3 हम समीकरण 1 में रख देते हैं। हम चाहें तो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, यानी समीकरण 1 या 2 किसी एक ही में आप रखिए। ठीक है, तो हम y बराबर 3 समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, यही समीकरण 1 है। तो इस समीकरण में सब कुछ वैसा ही उतारिए, केवल y की जगह पे 3, यहाँ पे 3 रखना है। तो ये हो जाएगा 3 बराबर 13। सब मैंने वैसे ही उतारा, y की जगह पे हम यहाँ 3 रखेंगे और बीच में गुणा है ना, गुणा। ठीक है, अब समझिए कि इसके बाद केवल हमें समीकरण हल करना है। देखिए अब ये भी समीकरण वाला सवाल हो गया। आपको x न चाहिए, सब संख्या है, केवल x अंग्रेजी वाला अक्षर है, तो हम बराबर के इधर अकेला कर देंगे इसको। तो सबसे पहले हम इसका गुणा कर लेते हैं, तो 9 हो जाएगा, 3 त्रिक 9, ये 13 हो जाएगा। अब इसको अकेला करने के लिए 9 को उधर भेजना पड़ेगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 13 प्लस 9 इधर जाके -9। तो 2x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 4, यहाँ पर गुणा है तो नीचे चला आएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो x बराबर हो जाएगा 2, और यही आपका आंसर है। यानी कि हमें इसको हल करने का मतलब होता है कि एक्स वाई का मान निकालना। ठीक है, तो यानी कि x बराबर इतना आ गया और y बराबर 3 आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि विलोपन विधि कितना आसान है। यानी कि यहाँ पर घटाने के बाद केवल हमें समीकरण हल करना होता है, और समीकरण हल करना मैंने आपको शुरू में ही सिखा दिया। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे दूसरा सवाल हल करता हूँ, और दूसरा सवाल हल करके मैं आपको होमवर्क दूंगा, तो आप उसे ज़रूर लगाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए बहुत बच्चे इसको नहीं देखेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा मैंने पूरा सीख लिया, लेकिन नहीं भाई, इसमें आप कुछ दूसरा नियम सीखेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने लिया है, फालतू में नहीं लिया है। तो आप इसको भी देखिए, और इसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो उसका जवाब भी दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों समीकरण है, तो सबसे पहले इसको समीकरण 1 बोल देते हैं, इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। ठीक है, अब इस बात को हमेशा याद रखिए, कभी भी कोई अंग्रेजी का अक्षर अकेला हो, जैसे x आ जाए, y आ जाए, a आ जाए अकेला, तो इनके पहले एक हमेशा छुपा रहता है। यानी कोई भी अंग्रेजी का अक्षर बिना संख्या का नहीं आता है, उसके पहले कोई ना कोई संख्या या तो 2 रहेगा या तो 3 रहेगा, कुछ नहीं है तो 1 रहेगा। ठीक है ना। तो वैसे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, अब जरा देखिए, अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, इस 1 का ऊपर गुणा करेंगे, इस 1 का नीचे। लेकिन हम लोग गुणा क्यों करते हैं भाई, ये आप भूलना नहीं है। हम लोग गुणा इसीलिए करते हैं ताकि ये और ये दोनों बराबर हो जाए, लेकिन यहाँ पर पहले से ही बराबर है। तो जब पहले से ही बराबर रहता है तो हमें डायरेक्ट घटाना होता है। ठीक ना, अगर बराबर नहीं रहता तब ना हमें गुणा करके बराबर करना रहता है। ये पहले से ही बराबर है, तो जब पहले से ही बराबर है तो डायरेक्ट घटाइए, तो इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल वही काम करिए। ये आपका हो जाएगा 1x। अब ये वाला चिन्ह कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, नीचे वाला लेंगे तो ये हो जाएगा -1x। ठीक है, ऊपर क्या है -2y, और नीचे क्या है -4y, फिर बराबर, ऊपर क्या है 5 और नीचे क्या है +7, ऐसे। तो ये तो हमेशा 0 आएगा, हमेशा ये कटेगा। अब आप देख सकते हैं कि इसमें केवल y अंग्रेजी का अक्षर है, बाकी सब संख्या है। तो ये दोनों y मिलकर के एक ही y वाला बन जाएगा। -2y -4y, ये तो -6y होता है। ठीक है, बराबर 5 + 7 ये तो 12 होता है। अब ये समीकरण हल करने वाला सवाल हो गया। अब यहाँ से y निकालना है तो बीच में गुणा है तो इसको इधर भेजिए, तो y बराबर हो जाएगा 12 बटे यहाँ पे हो जाएगा -6। ठीक है, अब देखिए यहाँ से y बराबर हो जाएगा, माइनस को ऊपर कर लेते हैं, ये 12/6, केवल इसको आप काटिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो यहाँ से y बराबर तो आ गया 2/1, लेकिन माइनस भी लिखिए, और नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, यानी कि y बराबर आ गया -2, y बराबर -2 आ गया। अब देखिए y बराबर -2 आ गया, लेकिन हमें तो x भी चाहिए, तो यही y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो हम लिखेंगे y बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 1x - 2y और फिर बराबर 5। ठीक है ना, तो इसमें रखिए, तो ये हो जाएगा 1x का मतलब 1 सही तो होता है, और ये हो जाएगा माइनस, फिर ये हो जाएगा 2, बीच में कुछ नहीं तो गुणा हो जाएगा y बराबर क्या है -2 है, बराबर ये हो जाएगा -5। तो रखने के बाद सबसे पहले गुणा ही करते हैं। अब ये भी समीकरण केवल हल करिए, x निकालना है, तो
तो देखिए माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस हो जाएगा और 2 दूना 4, फिर बराबर ये हो जाएगा 5 और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 5 प्लस 4 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी कि यही आंसर है। और यहाँ से y बराबर -2, ये दोनों आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको बहुत ही आसानी से समझा दिया। अब मैं यहाँ पे आपको होमवर्क दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये तीसरा सवाल है, इसको हल करके इसका आंसर कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। लेकिन यहाँ पर आप लोग एक हिंट देख लीजिए, नहीं तो आप पूरा नहीं हल कर पाएंगे। देखिए मान लीजिए अगर y बराबर 7/7 आ जाए, यानी ऊपर नीचे सेम संख्या आ जाए, तो हमेशा ये कट के 1 आता है आंसर। क्यों आता है? मान लीजिए 7/7 है तो 7 के पारा में दोनों आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो बटा के नीचे से 1 हटा सकते हैं तो केवल 1 आंसर आता है। इसीलिए यानी कि कभी भी बटा के ऊपर और नीचे सेम संख्या रहेगा तो वो कट के 1 ही आंसर आता है। ठीक है ना? तो अब आप लोग इसको हल कर सकते हैं और इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि वो भी इतनी आसानी से इसे समझ जाएगा। और मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।